To student, a screw gauge gives the following reading when used to measure diameter of a wire. Main scale reading is 0 millimeter. Circular scale reading 52 divisions. Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions of circular scale. तो ये डेटा आपको दिया हुआ है स्क्रू गेज का. क्वेश्चन है फाइंड डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डेटा. तो हमें स्क्रू गेज की लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालना है. पिच क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल कोरस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल. पिच का मतलब होता है लीनियर स्केल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्टड ऑफ स्क्रू गेज ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन. वन कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर मेन स्केल का लिखा हुआ है. तो 1 पिच हमेशा एक रोटेशन के पीछे होता है. तो 1 मिलीमीटर पर रोटेशन. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. यानी 1 मिलीमीटर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 दिया हुआ है. तो 0.01 मिलीमीटर. सेंटीमीटर बनाओगे तो 10 से डिवाइड करेंगे. और कंप्लीट रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है? 0 mm. सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन. कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है? 52. लीस्ट काउंट कितना है स्क्रू गेज का इस केस में? 0.001 सेंटीमीटर. तो ये रीडिंग आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड विद स्पेक्ट्रोमीटर. अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म. मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री. वर्नियर स्केल रीडिंग इज 9 डिवीजन. यानी 9th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है. Given that 1 division on main scale corresponds to 0.5 डिग्री. यानी एक मेन स्केल डिवीजन जो है स्पेक्ट्रोमीटर का आधा डिग्री दिया हुआ है. टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 30. And those 30 vernier scale division coincide with 29 divisions. Those 30 vernier scale division coincide with 29 divisions of main scale. Find angle of prism from the above data. अब देखो ये 30 vernier scale division क्वेश्चन में लिखा हुआ है coincide with 29 main scale division. इसका मतलब 1 vernier scale division is 29 by 30 main scale division. वर्नियर क्वेश्चन की डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ये वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करोगे 1 with 30 मेन स्केल डिवीजन. एक मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है? आधा डिग्री. तो 1 with 60 डिग्री. एक डिग्री में 60 मिनट. इसका मतलब स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कितना है? 1 मिनट. कंप्लीट रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग होती है nth बेस्ट कोइंसाइडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इनटू वर्नियर कांस्टेंट. और वर्नियर स्केल कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? आउट ऑफ 30 वर्नियर स्केल डिवीजन 9th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है. तो बेस्ट कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9. वर्नियर कांस्टेंट इज 1 मिनट. मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री. तो 1 मिनट के डिग्री बनाए तो 1/60 डिग्री इंटू ये 9 हो गया. और सिंपली ये 0.15 डिग्री 56.65 डिग्री आंसर आ जाएगा. एक और क्वेश्चन वाइवा का पूछा जा सकता है आज के प्रैक्टिकल वाइवा में. नेम द लेंस. उस लेंस का नाम बताओ. उस ऑप्टिकल सिस्टम का क्या नाम है? उस ऑप्टिकल सिस्टम या लेंस का क्या नाम है विच इज फ्री फ्रॉम बोथ स्फेरिकल एब्रेशन एज वेल एज क्रोमैटिक एब्रेशन. कोमा और स्फेरिकल एब्रेशन दोनों से फ्री जो होता है लेंस वो एक ही है. उसका नाम है अटलांटिक लेंस. और ये भी क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है. मैक्सवेल इक्वेशंस आप पढ़ते हैं. 4th मैक्सवेल इक्वेशन. डेल क्रॉस वेक्टर एच के यूनिट क्या होती है? एच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कैपिटल डी इज डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जे इज करंट डेंसिटी. ये कंडक्शन करंट डेंसिटी. ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. पढ़ा है ना बीएससी पार्ट 1 में. और डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वही होते हैं जो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट होते हैं. आई मीन टू से कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये नीचे टाइम है तो पर सेकंड. कूलम सेकंड इनवर्स इकट्ठा कर दो. ये मीटर -2. ये एम्पियर. तो एम्पियर मीटर -2. इसको डेल क्रॉस वेक्टर एच के यूनिट इज इक्वल टू कर्ली डी बाई कर्ली टी के यूनिट इज इक्वल टू जे के यूनिट. और करंट डेंसिटी की यूनिट तो हमें वैसे ही पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. अगला क्वेश्चन है बाइसिकल इज बीइंग रन बाय ए बॉय
व्हाट इज रोल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू टायर्स ऑफ बाइसिकल। एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है और साइकिल पे पैडलिंग कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है, तो बताओ साइकिल चलता है कैसे है, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रोल है, अगले टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन है, पिछले टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन है, ये ध्यान दें। बच्चा साइकिल पे पैडलिंग कर रहा है, पैडल पे फोर्स लगा रहा है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान दें, साइकिल जो है, जो आम घरों में साइकिल होते हैं, साइकिल पिछले जो रियर व्हील होता है, पिछले पहिए के साथ चेन जुड़ी होती है, और उस जैसे वो लड़का पैडलिंग करता है तो पिछले पहिए को उस चेन के थ्रू पावर ट्रांसफर होती है, और जिस पहिए को, टायर को पावर ट्रांसफर होगी उस पे हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स आगे को लगता है, और जिस पे पावर ट्रांसफर नहीं होती उस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे को लगता है। जैसे साइकिल के दो पहिए, अगले पहिए के साथ चेन नहीं बंधी हुई, चेन पिछले पहिए के साथ बंधी हुई है, पिछले पहिए को पावर ट्रांसफर होगी, जिसको पावर ट्रांसफर होगी उस पे फ्रिक्शन आगे, जिसको पावर ट्रांसफर नहीं होती उस पे फ्रिक्शन पीछे। ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जब साइकिल पे बच्चा पैडलिंग कर रहा है तो अगले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे और पिछले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे। और हाँ, अगर बच्चा जो है ही स्टॉप्स पैडलिंग, वो पैडलिंग पे फोर्स लगाना बंद कर दे, फिर दोनों पहियों पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे होगी, इसी वजह से साइकिल रुक जाता है। तो यही क्वेश्चन है, अ बाइसिकल इज बीइंग रन बाय ए बॉय, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू टायर्स ऑफ बाइसिकल, द व्हील्स ऑन व्हिच पावर इज transmitted frictional force acts in the forward direction as long as power is transmitted, and the wheels on which power is not transmitted frictional force always acts in the opposite direction। जैसे एक सर्कस का साइकिल होता है, सर्कस में जो ट्रेंड होते हैं, मास्टर ट्रेनर होते हैं, वो एक जो है बच्ची लड़की साइकिल चला रही है, सर्कस गर्ल साइकिल चला रही है, अगले उसमें चेन अगले पहिए के साथ बंधी हुई है। फिर क्वेश्चन किसी ने पूछा, शी इज पैडलिंग, और वो पैडल पे फोर्स लगा रही है, अगर चेन अगले पहिए के साथ कनेक्टेड हो फिर फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, अगले पहिए पे और पिछले पहिए पे। स्टूडेंट, अब चूंकि चेन अगले पहिए के साथ बंधी हुई है तो पावर अगले पहिए को ट्रांसफर होगी, और मैंने अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, जिस पहिए को पावर ट्रांसफर होती है, जिस पहिए को पावर ट्रांसफर होती है, ध्यान देना, जिस पहिए को पावर ट्रांसफर होती है उस पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे होता है, और जिस पे पावर ट्रांसफर नहीं होती उस पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे होता है। तो जो सर्कस वाली जो लड़की जो साइकिल चला रही है जिसमें चेन अगले पहिए के साथ जुड़ी हुई है, तो उसने जब पैडलिंग की तो इसका मतलब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगले पहिए पे आगे और पिछले पहिए पे पीछे, और जब वो स्टॉप पैडलिंग कर देगी फिर दोनों पहियों पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 5M में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, अभी मैं बता रहा था बाइसिकल पे अगले टायर पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन और पिछले टायर पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। जब लड़का पैडल पे फोर्स लगा रहा है, पैडलिंग कर रहा है, तो अगले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे है और पिछले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आगे है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी, इट इज द क्लोजनेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन, ये पूछा जा सकता है वाइवा में, प्रिसीजन का क्या मतलब है? इट इज द क्लोजनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास, ये नहीं याद रखना सिर्फ 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी पूछते हैं इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कितना होता है। पॉइंट के बाद 3 जीरो आएंगे, 0.00055 AMU। ये भी पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितने जूल पर स्क्वायर होता है, 8.19 × 10⁻14 जूल पर C स्क्वायर। ये भी पूछ सकते हैं 1 AMU में, एक AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। और एक क्वेश्चन और देखिए, इन स्पेक्ट्रोमीटर द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1/3 ऑफ ए डिग्री, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल अटैच्ड टू मेन स्केल इज 60, which coincide with 59 division of main circular scale. In that case, what will be the vernier constant of spectrometer? क्वेश्चन में स्पष्टीकरण दिया हुआ है 60 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 59 मेन स्केल डिवीजन। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, देखो, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 टाइम। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इतने मेन स्केल डिवीजन। अनेकों बार वर्नियर कॉन्स्टेंट का डिफरेंस बिटवीन MSD एंड VSD, और ये VSD की वैल्यू यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे 1/60 MSD। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है
1 MSD is 1/3 of degree, तो 1/80 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 180 से डिवाइड करें तो 20 सेकंड, ये आंसर है। और ये आप नैनो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, हम अपने कॉलेज में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, और अब जो नैनो पार्टिकल को इन आंखों से तो देख नहीं सकते, तो नैनो वी कांट सी नैनो पार्टिकल बाय आईज, तो उन नैनो पार्टिकल को देखने के लिए ऑपरेटर्स जो बने वो है टेम एंड सैम। ये वंडरफुल आईज हैं, टेम एंड सैम, दीज आर वंडरफुल आईज, बाय दीज वंडरफुल आईज वी कैन सी नैनो पार्टिकल्स। ये पूछते हैं टेम की फुल फॉर्म क्या है? टेम की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन, टी मीन ट्रांसमिशन, ई इलेक्ट्रॉन, एम माइक्रोस्कोप। इन 1931 टेम की डिस्कवरी हुई थी। दो साइंटिस्ट आते हैं इन दोनों के लिए, एक नोल, एक रस्का और एक नोल, दो वैज्ञानिक है। और सैम की फुल फॉर्म देखो, सैम, एस का मतलब स्कैनिंग, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब माइक्रोस्कोप। और अब तो सैम और टेम दोनों क्लब कर दिया तो बन गया स्टेम। और रस्का नोबेल प्राइज विनर है 1986 में। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आज के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडे एग्जाम।